हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है, अध्याय है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, दो है। देखिए, जो है इस पार्ट में का जितना जो क्वेश्चन उठ सकता है उतना हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो अम्ल है एसिड, ठीक है, अम्ल एसिड। जो अम्ल किसे कहते हैं? तो देखिए, अम्ल जो होता है जो स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तो देखते हैं कैसे लिखना है हम लोगों को अम्ल। देखिए, ये अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है नीले को लाल में बदल देता है। देखिए, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल का जलीय विलयन अगर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा। ठीक है, H+ आयन मिलेगा। अब देखते हैं जो एसिड। ठीक है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा है। ठीक है, जिसका अर्थ खट्टा है। अब देखते हैं इसमें ही प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं और दुर्बल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए, प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HCl, H2SO4, HNO3। अब देखिए, और दुर्बल अम्ल में ये है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि। ठीक है, अब देखते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं। सांद्र अम्ल, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। जैसे कहने का यह मतलब है कि जिसमें अगर जो विलयन में अम्ल की मात्रा जो है बहुत अधिक रहेगी और जल की मात्रा बहुत न्यूनतम रहेंगी, उसे ही सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, और तनु अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। कहने का यह अर्थ है कि जिस विलयन में अगर अम्ल की मात्रा बहुत कम है और जल की मात्रा अधिक है उसे हम लोग तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, तनु अम्ल कहेंगे। और सबसे खतरनाक अम्ल कौन रहेगा? तो जो है सांद्र अम्ल, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। और क्वेश्चन क्या उठ सकता है कि हम पानी में अम्ल को क्यों नहीं मिलाते हैं? अम्ल में पानी मतलब जैसे कि पानी में अम्ल को क्यों मिलाते हैं और क्यों नहीं अम्ल में पानी को मिलाते हैं? तो वो क्या होगा कि जो अम्ल में अगर पानी को मिलाएंगे तो उससे बहुत ही मतलब विस्फोटक साबित हो सकता है और उस जो गिलास में यानी कांच के गिलास में रखेंगे तो वो टूट जाएगी, तो हम जिससे हानि भी हो सकती है। अब देखते हैं क्षारक। ठीक है, बेस। अब देखिए, क्षारक क्षारक की परिभाषा लिखने को आएगा तो कैसे लिखेंगे? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अब देखिए, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? OH- आयन देते हैं। अब देखिए, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक के कुछ उदाहरण हैं और दुर्बल क्षारक के कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं आगे क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्षार है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब कह रहा है क्या? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, क्षारक और क्षार में फर्क है। जैसे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं लवण यानी साल्ट, नमक कह सकते हैं उसे। लवण किसे कहते हैं? लवण है लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होती है। जैसे, ठीक है, लवण जो होता है अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, यानी कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया से हम लोगों का लवण प्राप्त होता है। अब देखते हैं, उदाहरण में दे दिया है NaCl, KCl। ठीक है, अब देखते हैं सूचक। जो सूचक होता है, सूचक किसे कहते हैं? सूचक हेडिंग डालेंगे और उसे देखते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यह कह रहा है कि सूचक जो होते हैं ना, अम्ल
मतलब विलयन में ये बताएंगे कि अम्ल है कि क्षारक है। उसकी उपस्थिति में इसका रंग भी बदल सकता है या उसका गंध भी बदल सकता है। यानी सूचक अब देखेंगे कि सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सूचक के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा जो है गंधीय सूचक। ठीक है, तो देखिए हम लोग को इसमें देखेंगे जो है ये पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, और कृत्रिम सूचक जो है ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों की जो गंधीय सूचक है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, इतना तो हो गया। जैसे मैं यहाँ दिया है लिटमस, लाल पत्ता गोभी आदि, मेथिल ऑरेंज, छा और उसके बाद ये प्याज, फिनाइल्फ्थेलिन है, हाइड्रेंजिया के पौधे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सूचक। लिटमस में प्राकृतिक सूचक में जैसे सूचक हो गया, अम्ल में इसका क्या रहेगा और क्षारक के साथ क्या रहेगा। ठीक है, तो लिटमस पत्र होता है जो ना कि अम्ल में लाल रहता है और क्षारक में नीला हो जाता है, इसीलिए लाल पत्ता गोभी है लाल हरा। ठीक है, हल्दी में कोई बदलाव नहीं। ऐसे ही मतलब देखते हैं प्राकृतिक सूचक हो या कृत्रिम सूचक के देख लेंगे। कृत्रिम सूचक में ये सब है और हम लोग गंधीय सूचक में ये सब है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा ध्यान से और इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल व क्षारों को के रासायनिक गुण देखिए। धातु की अभिक्रिया, ठीक है, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ भी कराने पर और क्षारक के साथ भी कराने पर। अब देखते हैं कैसे कराएंगे। तो जो अम्ल होता है धातु, ठीक है, अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अम्ल जो होता है जो धातु से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे में देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करेगा तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित यानी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्षारक के साथ। क्षार प्लस धातु यानी कि जब क्षारक धातु से क्रिया करता है तो वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। देखिए ये मतलब कि एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉप टेस्ट। ठीक है, पॉप टेस्ट यानी कि पॉप टेस्ट में क्या होता है हाइड्रोजन गैस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि पता चल जाएगा कि परखनली में हाइड्रोजन गैस है या नहीं पॉप टेस्ट से। अगर हम लोग जलती हुई मोमबत्ती को उस परखनली में लाएंगे तो जब जलाएंगे मोमबत्ती तो पॉप पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस इसमें उपस्थित है। ठीक है, अब देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो देखिए अम्ल के साथ क्रिया इतना है। ठीक है, अम्ल के साथ और क्षारक से तो कोई अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया ही नहीं होती है। क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। जैसे देखते हैं अम्ल के साथ अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बराबर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है। अब देखते हैं फिर हाइड्रोजन मतलब बाई कार्बोनेट के साथ तो अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट प्लस लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। ठीक है, उदाहरण अब देखते हैं आगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब देखते हैं अम्ल, देखिए अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है, लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, जब अम्ल के साथ क्षारक की क्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल बनेगा। इतना तो पता चल गया। अब इसे ही हम लोग कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का यह अर्थ है कि अगर अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या होती है मतलब कि जब अभिक्रिया करेगी तो जो प्रभाव होगा अम्ल और क्षारक की वो समाप्त हो जाएगा और जिससे हम लोगों का
लवण और जल प्राप्त होगा, उसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर में पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी देना होता है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ NaCl बना और हाई जल बन जाएगा। ठीक है, जल बन जाएगा। अब देखते हैं प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक। ठीक है, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक बराबर क्या होता है? अम्लीय लवण बनेगा जल, फिर जल बनेगा। ठीक है, अब इसी तरफ देखते हैं दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक, तो क्षारीय लवण बनेगा और जल भी मतलब बनेगा। ठीक है, अब इसी तरफ देखते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, उदासीनीकरण मतलब उदासीन लवण बनेगा और जल बन जाएगा। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, उदासीनीकरण लवण और जल बन जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षार मिलाएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा, दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षारक मिलाएंगे तो क्षारीय लवण बनेगा, प्रबल अम्ल में प्रबल क्षारक मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा वो, तो दुर्बल अम्ल में दुर्बल क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा वो भी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नोट्स है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट है। अब देखिए नोट में क्या है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। मतलब कह रहा है सभी जो क्षारक होते हैं ना जल में घुलनशील नहीं होते, यानी घुलते नहीं हैं। अब देखिए जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब जो जल में क्षारक घुल जाएगा ना उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। अब देखिए जो है सभी क्षारक होते हैं। ठीक है, जो सभी जो क्षार होते हैं ना वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये लो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब देखते हैं, देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, मतलब अम्ल हो या क्षारक हो हम लोग जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अगर हम लोग सावधानी मतलब सावधानी से नहीं मिलाएंगे और हिलाएंगे नहीं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, उसे मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जिसे हमें हानिकारक मतलब हानि भी पहुंच सकती है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब देखिए यही दर्शाया गया है कि यहाँ अम्ल है। ठीक है, और अम्ल में हम लोग एक क्या कर रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। ठीक है, यानी जल मिला रहे हैं, जो हमें यह बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अगर हम लोग अम्ल जितना है ठीक है उसी में अगर जल मिलाएंगे तो उससे हम लोगों को क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो आदमी मिलाता रहेगा उसे हानि भी हो सकती है, और अगर जो हम लोग टेस्ट ट्यूब यानी प्रखनली लेंगे वो टूट भी सकता है। तो इसीलिए क्या मिलाएगा? अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, यानी ये गलत है। ठीक है, अब देखिए सही भी क्या है? जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है, मतलब जल है, यहाँ जल की मात्रा बहुत अधिक है, उसमें अम्ल मिलाएंगे तो मिलाएंगे और उसे हिलाते रहेंगे ना तो हमें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो लिख देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण होकर बाहर आ सकती है तथा आप जल सकते हैं। कह रहा है ना कि अगर हम लोग अम्ल में जल मिलाएंगे तो हम लोगों को खतरनाक साबित हो सकता है, और जो कांच पात्र में टूट भी सकता है। ठीक है, जो कांच में अगर रखेंगे जो वो टूट भी सकता है, अगर टूटेगा तो हमें हानि भी पहुंच सकती है, और अम्ल बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए अम्लों व क्षारकों में समानता। ठीक है, सामान्यता। अब देखिए सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो सभी अम्ल होते हैं ना H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षार OH+ आयन उत्पन्न करते हैं। किसमें अम्ल मतलब कि करेंगे तो विलयन में। ठीक है, विलयन में करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जल में मिलाने पर
आयन की सांद्रता H3O या OH में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कह रहा है क्या, मतलब हो गया। अब देखते हैं क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, जो है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। देखते हैं, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH+ आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए, निर्भर मतलब कैसे हम लोग जानेंगे। अगर कोई विलयन है, कोई विलयन में H+ आयन की अगर संख्या मतलब कि जो संख्या अधिक होगी तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल होगा। और कम होगी तो वो जैसे कि दुर्बल होगा। इसी तरफ OH मतलब कहा गया है कि किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके H+ आयन OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। इतना तो हो गया। अब देखते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जलीय विलयन में हाइड्रोजन की ऊपर मतलब कि आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का खोज किया गया था। ठीक है, देखिए जो होता है पीएच स्केल, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया गया। ठीक है, मतलब एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, अब देखते हैं पीएच स्केल को तो पता चल गया कि क्या नापता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं पीएच में पी है पुषांश। ठीक है, जो एक जर्मन शब्द है। क्या है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पीएच बराबर होगा, ठीक है, यानी पीएच यानी 7 होगा जब, तो उदासीन विलयन होगा। पीएच का मान 7 होगा तो उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। मतलब क्या होगा, अम्लीय विलयन। और पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन कहलाता है। देखिए कैसे, मतलब पहचानेंगे कि कैसे होगा। देखिए, जो 7 होता है ना उदासीन होता है। ठीक है, जो 7 होता है उदासीन होता है, और 0 से 6 तक जो होता है ना अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, अम्ल होता है। ठीक है, और जो मतलब 7 से अधिक यानी 8 से 14 तक होता है ना, देखिए 0 से 14 तक तो रहेगा, जिससे 0 से 6 अम्ल, 7 उदासीन, और 8 से 14 जो होता है क्षार होता है। ठीक है, क्षार होता है। अब देखिए जो अब होता है, देखिए यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब यह कह रहा है ना कि जो यह स्केल है 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं जो बहुत ही 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, मतलब कह रहा है क्या, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, 6 नंबर में पूछ लेगा ये, तो आप लोग तैयार कीजिएगा। देखिए, पौधों एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब देखिए, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है ना 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब देखिए मिट्टी का पीएच। ठीक है, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब कि कैसे, देखिए अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसानों उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अगर मतलब कि पीएच का मान अगर बढ़ गया और या कम हो गया तो उसमें अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच देखते हैं। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हमारा उदर होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायकता होता है। ठीक है, सहायक होता है।
जो होता है ना हमारा उदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायकता होता है। अब देखते हैं, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसी क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए, ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे जब शरीर में ना अगर जलन टाइप की हो रही है, मतलब कि पेट में, तो ऐसा नहीं करेंगे कि अम्ल को ही खा लें, मतलब जिसे कि अम्ल लेकर लेकर हम लोग अपने खा लेंगे। ठीक है, तो वो गलत हो जाए, क्योंकि और हम लोगों को जलन होने लगेगी। तो इसीलिए किसका उपयोग करेंगे? एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्षार प्राकृतिक का होता है। अब देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनमेल दंत लवक कैल्शियम फास्फोट से बना होता है। ठीक है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो दांत होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में घुलनशील, देखिए यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। ठीक है, क्षारीकीय दंत मंजन का प्रयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, अब देखते हैं मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल, ठीक है, के डंक वाले बाल मेसेनाइक अम्ल छोड़ते हैं। ठीक है, मेसेनाइक अम्ल छोड़ते हैं। अब देखते हैं उसके बाद जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लवड़ों का पीएच। ठीक है, लवड़ों का पीएच। अब देखते हैं लवड़ों का पीएच। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है, जब मतलब कि मिलाएंगे, देखिए प्रबल क्षार मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाएंगे तो उदासीन लवण, जिसका पीएच मान होगा 7। इतना पता चल गया। अब क्या होगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल मिलाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? अम्लीय लवण, जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अब देखते हैं प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल मिलाएंगे तो क्षारीकीय लवण बनेगा, जो 7 से अधिक रहेगा पीएच मान। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। ठीक है, मतलब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे उत्पन्न होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है। मतलब क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, देखिए NaCl, फिर देखिए सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन यानी कि जल में H2O में मिलाया जाता है तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं विरंजक चूड़। ठीक है, विरंजक चूड़। अब देखिए शुष्क भूजे हुए चूने, यानी शुष्क भूजे हुए चूने सूत्र का होता है Ca कोष्ठ में OH का होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस। इतना हो गया। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। क्रिया से किसका निर्माण होता है? विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। देखिए ये जो है समीकरण है, इतना लिख देंगे। ये भी 4 नंबर या 2 नंबर में पक्का पूछ सकता है। ये सब उपयोग मतलब कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसका उपयोग। जो उपयोग है देखते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए
ठीक है, विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, ठीक है, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, सूत्र होता है। अब इसका क्या मतलब कैसे निर्माण होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। इसका जो हम लोग समीकरण लिख देंगे, और हम लोगों का अगर पूछेगा तो 4 नंबर में पक्का पूछेगा, या 2 नंबर में। उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी उपयोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इन हाफ H2O, ठीक है। अब देखते हैं जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट, ठीक है, अर्धहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, अर्धहाइड्रेट बनाता है। अब देखिए यह सफेद चूड़ है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। अगर जिप्सम की परिभाषा पूछ ले तो कैसे करेंगे कि जो होता है कि हम लोग जिप्सम की परिभाषा, अगर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करेंगे जल के साथ मतलब पुनः मिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O, ठीक है। फिर करेंगे तो हम लोग का CaSO4 इंटू 2H2O यानी जिप्सम प्राप्त हो गया, ठीक है। इसका उपयोग जो है देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि करते हैं। अब देखिए इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इतना ही वीडियो में था, लेकिन अगले वीडियो में क्या होगा, इसके जो प्रश्न उठेंगे हम उसे प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। आप जब जब वीडियो पब्लिक होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।